Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। So let's get started. So basically, to understand psychological disorders, we require a brief historical account of how these disorders have been viewed over the ages. मीन्स इनको डिटेल में समझने के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिटेल में समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तो बहुत सी ऐसी थेरीज़ हैं जो बार बार जो है रिपीट की गई हैं। बेसिकली जितनी भी थेरीज़ हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एंशिएंट, मिडल एंड रिनाइसेंस. So if we talk about ancient theory that is still encountered today holds that abnormal behavior can be explained by the operation of supernatural and magical forces such as evil spirits. मतलब पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कोई जादुई शक्तियां हैं, मतलब कोई भूत प्रेत या कोई शैतान है जो उसके बॉडी में एंटर कर चुका है। और इन्हें बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ये भूत प्रेत और शैतान को पर्सन की बॉडी से बाहर निकालने के लिए जादू ही यूज़ किया जाता था। और इस पूरे प्रोसेस को हम एग्जॉर्सिज्म कहते हैं। एग्जॉर्सिज्म मीन्स रिमूविंग द इविल दैट रिजाइड्स इन द इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर एंड इट इज़ स्टिल कॉमनली यूज्ड। मीन्स ये पुराने समय में ही नहीं, आजकल भी अगर आप कई सोसाइटीज़ में देखें या कई कल्चर्स में देखें या आप कभी रूरल एरियाज़ में जाओ तो लोग आज भी ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो उसकी बॉडी में कोई भूत प्रेत है या कोई शैतान चला गया, ओके। और जो इस भूत प्रेत या शैतान को बॉडी से बाहर निकालता है उसे शमन या ओझा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के पास मतलब कि शमन और ओझा के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो भूत प्रेत या शैतान से बातें कर सकते हैं और उन्हें बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। और बेसिकली इस ओझा या शमन से जो बीमार पर्सन होता है वो पता कर सकता है कि उसकी बॉडी में मतलब कौन सी आत्मा या कौन सा भूत प्रेत है और वो उन्हें कैसे शांत कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद एंशिएंट पीरियड की सेकंड अप्रोच आती है, दैट इज़ बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. All right, and according to this approach, individuals behave strangely because their bodies and their brains are not working properly. मीन्स साइंस की एडवांसमेंट की वजह से एंशिएंट पीरियड में सेकेंड फेज़ में लोगों ने थोड़ा ये सोचना शुरू किया कि अगर कोई बड़ा ही ऑकवर्डली स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी या उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और ये आज माना भी जाता है कि अगर कोई बड़ा ही एबनॉर्मली या बड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे उसकी बॉडी या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया है थ्रू एक्सीडेंट और ड्यू टू सम अदर रीज़न, तो ये एक कारण हो सकता है एबनॉर्मल बिहेवियर का। या कोई बॉडी पार्ट है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एबनॉर्मल बिहेवियर का। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली नॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए ब्रेन की स्टडी की जाती थी, अगर ज़रूरत है तो सर्जरीज की जाती थी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट होता था एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए जो आज भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद एंशिएंट पीरियड की थर्ड अप्रोच आती है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल अप्रोच। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय इनएडिक्वेसीज इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड। मीन्स इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली, साइकोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या रीज़न हो सकता है, हमारी अपनी सोच। ऑलराइट, हम क्या सोचते हैं। मीन्स कई बार हमारी अपनी सोच ही कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कारण बन जाती है, हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण बन जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम सोचते हैं कि एवरी वन मस्ट लव मी, एवरी वन मस्ट केयर अबाउट मी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और ये लॉजिकल भी नहीं है ना। सो ऐसा सोचना जो है अपने आप में एक स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए काउंसलिंग का यूज़ किया जाता है, थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। बायोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू योर बॉडी और माइंड, ठीक है। तो मतलब कॉज क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर का, बॉडी हो सकती है या ब्रेन हो सकता है, ओके। एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या कॉज हो सकता है, हमारी अपनी थिंकिंग, हमारी अपनी सोच, ऑल राइट। So these were the three approaches under ancient period, that is supernatural, biological and psychological. और ये तीनों approaches जो हैं वो western civilization में भी repeat हुई हैं. And if we talk about the ancient Western world, it was philosopher, physician of ancient Greece, such as Hippocrates, Socrates, and in particular Plato, who developed the organismic approach and viewed disturbed behavior as arising out of conflicts between emotion and reason. मीन्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी कुछ ऐसे फिलोसोफर और फिजिशियंस थे जैसे कि हिपोक्रेट्स, सॉक्रेट्स एंड प्लेटो, जिन्होंने एक अप्रोच डेवलप की थी, दैट इज़ ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, जिसके अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल या डिस्टर्ब बिहेवियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीज़न। मीन्स हमारे अपने इमोशंस और हमारी अपनी सोच में कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर या डिस्टर्ब बिहेवियर होता है। And after that, Galen elaborated on the role of the four humors in personal character and temperament. According to him, the material world was made up of four elements, that is earth, air, fire and water, which is combined to form four essential body fluids, that is blood, black bile, yellow bile and phlegm. And each of these fluids was seen to be responsible for a different temperament, and imbalances among the humors were believed to cause various disorders. मीन्स गैलन के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी जो है वो चार ह्यूमर से बनी है, दैट इज़ अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, और इनको मिला के चार फ्लूइड्स बनते हैं बॉडी के, दैट इज़ ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लैम। और ये जो चारों फ्लूइड्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग तरह के बिहेवियर के लिए। ये आपने +1 में भी किया हुआ है डिटेल में, और यू कैन ऑल्सो चेक माई वीडियो, ऑल राइट। सो अगर इन ह्यूमर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो इसकी वजह से जो है डिस्टर्ब बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑल राइट। और इसी वे में हमारे इंडियन कल्चर में 3 दोष के बारे में बात की गई है, दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ, ओके, जो कि अथर्ववेद और आयुर्वेद में मेंशन है, और इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ऑल राइट। तो ये तो था एंशिएंट पीरियड इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। अब इसके बाद आता है मिडल एज, ओके। And in the Middle Ages, demonology and superstition gained renewed importance in the explanation of abnormal behavior. Demonology related to belief that people with mental problems were evil, and there are numerous instances of witch hunts during this period. During the early Middle Ages, the Christian spirit of charity prevailed, and Saint Augustine wrote extensively about feelings, mental anguish, and conflicts. This laid the groundwork for modern psychodynamic theories of abnormal behavior. मीन्स इस पीरियड में एक बार फिर से जो लोग हैं भूत प्रेत, सुपरस्टिशन, इन सब पे विश्वास करने लगे, और लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर किसी का बिहेवियर एबनॉर्मल है या डिस्टर्ब्ड है तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भूत प्रेत है। और इन सब के बीच अर्ली मिडल एज में सेंट ऑगस्टाइन आए, जिन्होंने लोगों को समझाया कि जो डिस्टर्ब बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं होता है, वो जो है अपने इंटरनल मेंटल कन्फ्लिक्ट, इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है। मतलब जब इंसान जो है उसके दिमाग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या वो कुछ ऐसा सोचने लगता है जिसकी जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं, तो इन सब रीजंस की वजह से बेसिकली जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल वे में पर्सन बिहेव करना शुरू कर देता है।
और इसके बाद आता है Renaissance period. The Renaissance period was marked by increased humanism and curiosity about behavior, and John Weir emphasized psychological conflict and disturbed interpersonal relationships as causes of psychological disorders. तो अगर हम ये वर्ड देखें Renaissance, इसका मतलब है beginning of a new era. मीन्स एक नया पीरियड शुरू हुआ जिसमें ह्यूमनिज़म इंक्रीज़ हुआ. ह्यूमनिज़म मीन्स लोग जो हैं अगर कोई एबनॉर्मल वे में बिहेव कर रहा है या बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है तो उसको समझने लगे. और इसी पीरियड में जॉन वेयर ने लोगों को समझाया कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या डिस्टर्ब बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं होता है. वो अगर हमारे रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ये एक रीज़न है बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का. And the 17th and 18th centuries were known as the age of reason and enlightenment, as the scientific method replaced faith and dogma as ways of understanding abnormal behavior. Means Renaissance period में ही 17th and 18th centuries को the age of reason and enlightenment बोला गया. क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो हमारे superstitions थे उसकी जगह किसने ली? साइंटिफिक मेथड ने ली. लोग समझने लगे कि जो डिस्टर्ब बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसका कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है इंस्टेड ऑफ कि हमारी बॉडी में कोई भूत प्रेत है. और इसी साइंटिफिक एटीट्यूड की वजह से 18th सेंचुरी में एक मूवमेंट आई जिसका नाम था रिफॉर्म मूवमेंट. और इसी मूवमेंट की वजह से जो लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उनके लिए लोगों में ह्यूमैनिटी इंक्रीज़ हुई. लोगों ने उन्हें समझना शुरू किया. उनके डिसऑर्डर्स के पीछे जो साइंटिफिक रीजंस थे उनको समझा. इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका में जितने भी असाइलम्स थे उनको चेंज किया गया. उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली चेंज किए गए. और जैसे कि पहले बड़ा ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था एबनॉर्मल बिहेवियर वाले लोगों के साथ, तो वो थोड़ा चेंज किया गया. और इसके साथ साथ रिफॉर्म मूवमेंट में एक और कॉन्सेप्ट आया दैट वाज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, विच मीन्स प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर फॉर रिकवर्ड मेंटली इल इंडिविजुअल्स. विच मीन्स जितने भी लोग किसी भी मेंटल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर से रिकवर हुए हैं उनको कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करना, उनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना. और ऐसा माना भी जाता है कि कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी इलनेस हो, उसमें रिकवरी तभी जल्दी होती है जब आपको फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मिलता है. So this was about the historical background of psychological disorders. और आज के टाइम में हम कहीं ना कहीं ये सारी ही अप्रोचेस फॉलो करते हैं और इन सभी अप्रोचेस को मिला के एक नाम दिया गया है दैट इज़ इंटरेक्शनल और बायो साइको सोशल अप्रोच. मीन्स अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है तो उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है. मीन्स हो सकता है उसके ब्रेन का कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा है या डैमेज हो गया है. कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है उसके बिलीव्स जो हैं वो नेगेटिव हैं या फॉल्टी बिलीव्स हैं. तो कोई सोशल रीज़न भी हो सकता है. मीन्स हो सकता है उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, उसकी वजह से जो है उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है या आई मीन डिफरेंट बिहेवियर है. ऑल राइट. So this was all about the historical background of psychological disorders and I hope everything is clear to you. And if you have any doubt, any question or any query, do let me know through the comment section below. And in the next part, we will discuss about classification of psychological disorders in which we will study about ICD and DSM. So stay tuned for part 3 of this chapter. Till then, take care, stay healthy, stay safe. Thank you so much for watching.